हेलो दोस्तों, होप यू आर फाइन एंड सेफ इन योर होम। दिस इज़ मिस्टर वैभव भोसले फ्रॉम नर्सिंग ज्ञान। जैसे कि आप सब जानते हो कि कोरोना का स्प्रेड इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेडिकल फैटर्निटी जो भी है उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है आजकल। और यही एक मेडिकल प्रोफेशनल को ध्यान देते हुए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दैट इज़ एम्स ने एक रिक्रूटमेंट खोला है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। तो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉरसेट 2020 का एलिजिबिलिटी टेस्ट का अनाउंस हो गया है। तो एक नोटिस था 106 2020 5 अगस्त को। तो उसके अनुसार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नॉरसेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, जनरल कंडीशन और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो एज रिलैक्सेशन, कैटेगरी, देन कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, देन थोड़े अनेक्जर्स है जिसमें से एक्सप्लेनेशन दिया गया है और पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, रेजोल्यूशन इफ टाई केसेस, सिलेबस, गाइडलाइन फॉर इंस्ट्रक्शन और फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। इसका एडवर्टाइजमेंट निकाला है। तो मैं एक बार डिटेल से आपको बोलूँगा कि एप्लीकेशन क्या है और कितने वैकेंसीज है। और इसका पूरा जानकारी के लिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों। अगर लाइक हुआ तो इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। जैसे इन्होंने मेंशन किया है, नॉरसेट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो इसमें से लेवल 7 मतलब इनका जो भी पे मैट्रिक्स है वो 7th पे के हिसाब से दिया जाता है। और उसका इज बैंड 2 फ्रॉम RS 9300 टू 34,800 विथ ग्रेड पे ऑफ 4,600। और आपको इम्पोर्टेंटली बोलना है, ये परमानेंट वैकेंसीज है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, इट इज़ परमानेंट वैकेंसी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया है उन्होंने BSc नर्सिंग, जो भी BSc नर्सिंग किया हुआ है और जो भी उनका रजिस्ट्रेशन इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल में है वो अप्लाई कर सकते हैं। इवन PBBSc स्टूडेंट भी जो रजिस्टर्ड हुए हैं स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल को, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर आप GNM हो तो GNM भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका रजिस्ट्रेशन मस्ट है और आपको 2 साल एक्सपीरियंस ज़रूरी है, वो भी एक 50 बेडेड हॉस्पिटल में। और नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों एज लिमिट। जैसे कि आप जानते हो इसका एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स। बट अगर आपका कैटेगरी में आते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एज रिलैक्सेशन में मैं आगे बात करूंगा। और अप्लीकेशन फीस जो भी है इधर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है, जनरल और OBC कैंडिडेट को 1,500 रुपये है दोस्तों, और SC ST कैंडिडेट को है 1,200 रुपये, और पर्सन विद डिसेबिलिटी उनको नहीं है एप्लीकेशन फी। और एप्लीकेशन फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और एक बार आपने एप्लीकेशन फ़ी पे किया तो वो कोई भी सर्कमस्टांसेस में आपको रिफंड नहीं हो सकता। और एक बात ज़रूर याद रखिए, आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका जो भी ट्रांजैक्शन ID और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रहता है उसका एक स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड एग्जामिनेशन विल बी ऑन द 1 सितंबर 2020 दैट इज ट्यूसडे। मतलब इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इसका एग्जाम तक 1 सितंबर 2020 को होगा। और इधर आते जनरल कंडीशंस। जनरल कंडीशन में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि एक सब आपको अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के दौरान जो भी दिए जाते हैं वो सब कुछ इसमें दिया जाता है। इनका सैलरी बहुत अच्छा है दोस्तों। मेरे ऑलरेडी फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स एम्स ऋषिकेश, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स भोपाल में काम करते हैं, तो सैलरी रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है। अगर आप एक यंग एस्पायरिंग कैंडिडेट हो तो एम्स को ज़रूर डालना चाहिए। देन ये सब ऑनलाइन मोड है, जैसे कि आप जानते हो सब कुछ ऑनलाइन मोड है। एप्लीकेशन तक आपको ऑनलाइन भरना है, जैसे कि इधर दिया है वेबसाइट www.aimsexam.org, उसमें जाके आप भर सकते हो। मैं आपको एक डेमो कॉपी भी दिखाऊंगा कि कैसे भरना है। एक एप्लीकेशन जो भी हो 5 अगस्त को छूटा है और ये 18/8/2020 तक आप भर सकते हो। तो टोटली 14 डेज और 2 हफ्ते का उन्होंने मौका दिया है कि आप वो एप्लीकेशन फॉर्म भरे दोस्तों। और एप्लीकेशन फॉर्म जो भी भरते हो उसका एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास रखना है और पेमेंट प्रूफ भी आपके पास रखना है, बट वो किधर भी आपको भेजना नहीं है। और एप्लीकेशन जैसे कि मैंने ऊपर बोला है, ये 5 PM ऑन 18/8/2020 क्लोज हो जाएगा दोस्तों। उसके बावजूद उन्होंने मेंशन किया है कि
एक बार आपने एप्लीकेशन ओपन किया तो इमेज अपलोड कैसा करना है, कितना पिक्सल का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्म का होना चाहिए, ये सब इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है। ये अच्छे से पढ़ लो दोस्तों, और पढ़ने के बाद ही आप एप्लीकेशन भर दो। और एज रिलैक्सेशन के बारे में हम इधर देखते हैं, जैसे कि हमने देखा था SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का है। अगर आप PWBD रहे तो उसके ऊपर भी 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। PWBD रह के आप OBC है तो 13 है, और PWBD रह के आप SC ST कास्ट के रहते हो तो उसको 15 साल का यूजुअली रिलैक्सेशन है। आप एक्स सर्विसमैन है तो उसको भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हो तो आपके लिए वो 5 साल का छूट है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह के आप OBC है तो 8 साल का है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय रह के आप SC ST में आते हो तो आपको 15 साल का टोटली छूट है। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में उन्होंने कंप्लीटली दिया है। ये इनके दिए गए फॉर्मेट में ही आपको SC ST OBC का जो भी सर्टिफिकेट है वो भर के आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से साइन लेके आना चाहिए, देन ओनली वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं कर पाएंगे आपको। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये सब सारी चीज़ें कास्ट कैटेगरी के है। उसके बाद में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना, इसके बारे में बहुत ज़रूरी है। अगर आप किधर तो काम करते हो, लाइक स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इज मस्ट। और जैसे कि दिया गया है, कैनवासिंग इन एनी फॉर्म विल बी डिस्क्वालिफिकेशन। ये प्योरली मेरिट बेस पे होता है क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसमें कोई भी लाइक गोलमाल होना एग्जैक्टली 0% रहता है। ये प्योरली कंप्यूटर बेस्ड है, और एक क्लियर मतलब एक प्योर कंडक्शन ऑफ एग्जाम इसमें रहता है। अगर आपको लगा कि आपको कोई डिस्प्यूट हुआ है और आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप ज्यूरिडिक्शन ऑफ दिल्ली कोर्ट को आप इसका एक RTA डाल सकते हो। तो ये देखिए, और इधर ले चलता हूँ आपको पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको टोटली ए एग्ज़ाम जो भी CBT का है वो 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स चलेगा। उसमें आपको 200 MCQ टोटली पूछा जाएगा, और 200 MCQ में 180 MCQ रिलेटेड टू सब्जेक्ट रहेंगे, और 20 MCQ रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और GK के ऊपर रहेंगे। और इसके ऊपर देखो, इधर गौर दीजिए, there will be a negative marking of 1/3 mark for each wrong answer। मतलब आपको अगर 1 मार्क मिलता है तो 0.33 मार्क्स उसका नेगेटिव वो निकाला जाता है। मतलब आपने अगर एक गलती किया तो -0.33 आपका हो जाएगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जाम विल बी 50 फॉर UR एंड EWS, 45% फॉर OBC एंड 40% फॉर SC ST। मतलब आपको क्वालिफाइंग मार्क जो भी है UR के लिए 50% है, OBC के लिए 45% है, और SC ST के लिए 40% है दोस्तों। और बाकी के जो भी PWD है उनको 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, अगर एक बार टाई हो गया तो वो क्या करेंगे, मतलब दो स्टूडेंट को सेम मार्क्स मिला तो फर्स्ट वो डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में कौन ओल्डर है, मतलब कौन एज से ज़्यादा है, उनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। अगर वो भी करेक्ट है तो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर और नेगेटिव मार्क्स के ऊपर, अगर आपके नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा है तो आपको चांस कम मिलता है, तो वो हिसाब से यूजुअली वो रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस मिटाएंगे दोस्तों। सिलेबस, द सिलेबस विल बी अकॉर्डिंग विथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। मतलब आपको जो भी BSc का आपका सिलेबस है और JNM का सिलेबस है वो प्योरली लाइक फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर जो भी सिलेबस है आपको उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट आपके जो भी GK और एप्टीट्यूड क्वेश्चन है वो आपको जनरली वो पूछ सकते हैं। और इधर दिया गया है दोस्तों गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। मैन्युअली मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि कैसे एक्चुअली एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं दोस्तों। तो इधर आपको मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे ले चलता हूँ। मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वैकेंसी किधर किधर कितने हैं, बिकॉज ए वैकेंसी के हिसाब से आप अपना जो भी स्टेट है उसके हिसाब से आप अप्लीकेशन डाल सकते हो। ये कॉमनली देखो, ये एग्ज़ाम जो भी है वो नॉर्सेट कॉमन है, सब वैकेंसी के लिए कॉमन है, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको मिलेगा। तो प्रिफरेबली आप अगर ज़्यादा मार्क्स लेते हो तो आपके जो भी स्टेट में यूजुअली वैकेंसीज आते हैं उधर आप अप्लाई और आप ले सकते हो। फर्स्ट है एम्स न्यू दिल्ली, सेकेंड है भटिंडा, भटिंडा जो कि पंजाब में आता है। नेक्स्ट है भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में आता है। भुवनेश्वर ये उड़ीसा में आता है। देवघर, देवघर भी झारखंड में आता है। देन आता है आपका गोरखपुर, गोरखपुर आता है उत्तर प्रदेश में। जोधपुर, जोधपुर आता है राजस्थान में।
एम्स कल्याणी ये आता है वेस्ट बंगाल में। अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो एम्स कल्याणी को अप्लाई कर सकते हो। एम्स मंगलगिरी ये आंध्र प्रदेश में आता है। एम्स नागपुर, जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ तो जो भी महाराष्ट्रियन है वो नागपुर तक आ सकते हैं दोस्तों। एम्स नागपुर तक आप अपना स्टाफ नर्स का जो भी आपका इच्छा है वो एज अ नर्सिंग ऑफिसर करके आप नागपुर में भी कर सकते हो। देन एम्स पाटना है जो कि बिहार में आता है। एम्स रायबरेली है जो भी उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश में देखो दोस्तों दो जगह पे बुलाया गया है, एक तो गोरखपुर और दूसरा रायबरेली। उत्तर प्रदेश जैसे कि आप जानते हो कि ये स्टेट बहुत बड़ा है तो एम्स ने दो जगह पे उसका जगह दिया है। देन आता है एम्स रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़ में आता है दोस्तों। देन एम्स ऋषिकेश, ऋषिकेश ये उत्तराखंड में आता है। जो भी नॉर्थ साइड आते हो वो ऋषिकेश में जरूर डाल सकते हो। और लास्टली एम्स तेलंगाना, जैसे कि आप जानते हो तेलंगाना साउथ में आता है। जब भी अब भी जस्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों सेपरेट हुए तो एम्स तेलंगाना में आप डाल सकते हो। और इधर दिया है कि यूआर में कितने सीट्स है, ओबीसी में कितने, एससी में कितने, एसटी में कितने और ईडब्ल्यूएस में कितने, पीडब्ल्यूबीडी में यूजुअली कितने हैं और टोटल वैकेंसीज कितने कितने उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है दोस्तों। तो एक बार आपका वैकेंसीज हो गए तो आपने इसमें स्टार मार्क देखना है। उन्होंने दिया है कि द नंबर ऑफ द पोस्ट मेंशनड इज टेंटेटिव, मतलब ये टेंटेटिव पोस्ट है, इसमें से कोई चेंज भी हो सकता है, ज़्यादा भी सीट्स हो सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा ही होंगे क्योंकि आजकल कोरोना का पैंडमिक चल रहा है और बहुत सारे जैसे कि देखते हो तेलंगाना, भटिंडा, भोपाल का वैकेंसीज उन्होंने नहीं निकाला। जब तक आप एग्जाम लिखो उसके भी वैकेंसी आ जाएंगे। ज़्यादातर कम होने का चांस तो बहुत कम ही है बट वैकेंसी बढ़ ज़रूर सकते हैं। और पीडब्ल्यूबीडी जो भी वैकेंसीज है वो हॉरिजॉन्टल है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, तो वो भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है बट उसका थोड़ा कुछ माइनर चेंजेस हो सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जो भी है 4% ऑफ टोटल रिजर्वेशन वो उन्होंने की है पीडब्ल्यूबीडी को दिया है, जो भी फिजिकली डिसेबल्ड है उनको दिया है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी एक पॉइंट है इसमें से, जो भी डिसीजन लिया गया था बाय कोर्ट ऑन 4th मीटिंग हेल्ड ऑन द 27th जुलाई 2019, उसके हिसाब से 80% सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल्स, मतलब 80% जो भी सीट्स है वो फीमेल को रिजर्व किया गया है और ओनली 20% एक्चुअली एक फीमेल कैंडिडेट जो भी यंग एंड एस्पायरिंग है उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जो भी मेल है उनके लिए थोड़ा निराशादायक है बट फिर भी 20% में आप अप्लाई करके कॉम्पीट जरूर कर सकते हैं दोस्तों। और ये थोड़े अनेक्जर दिए गए कि एज रिलैक्सेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, एक सर्विसमैन में के लिए क्या क्या है, उनके लिए नोट दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है कैसे कैसे भरा जाएगा और एज कंसेशन कैसे मतलब उसको हासिल किया जाए और कैसे उसके फॉर्म भरा जाए। इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वो भी दिया गया है इसमें से। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी लास्ट पेज में दिया गया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जाम सेक्शन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अंसारी नगर, न्यू दिल्ली को आप कांटेक्ट जरूर कर सकते हो। उनका ईमेल भी दिया है AIIMSNORCET दैट इज aimsnorcet@gmail.com और टाइमिंग भी दिया गया है और फ्री ट्रॉल नंबर भी है और www.aims एग्ज़ाम को आप ज़रूर जा सकते हो। एक बार आपने होम पेज पे गए तो आप देख सकते हो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपका ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है, पर्सनल डिटेल, वैलिड फ़ोटो आईडी, स्कैन्ड इमेज, इमेज ऑफ सिग्नेचर एंड इमेज ऑफ थंब इम्प्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार हो गया तो आपका रजिस्ट्रेशन पहले स्टेप है। बाद में क्वालिफिकेशन और एड्रेस डिटेल्स डालना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस डिटेल, पेमेंट करना है और आपको सिटी को चॉइस करना है, जो भी एग्ज़ाम लिखना है और जो भी एग्ज़ाम सेंटर आपको नज़दीक है वो सिटी चॉइस करना है। इमेजेस अपलोड करने, एक बार इमेजेस आपने क्लियरली अपलोड किए और आपके एप्लीकेशन पे दिखा तो प्रिंट एप्लीकेशन करना है। और अगर प्रिंट एप्लीकेशन एक बार हो गया तो प्रिंट वाला एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास रखना है ताकि जब भी आप एग्ज़ाम होते हैं और क्वालिफाइड होते हो तब वो एप्लीकेशन फॉर्म उधर दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये टोटली 7 स्टेप है वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों।